नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से समग्र बैच के इस क्लास में। और आज हम ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी के अंदर बेसिकली लेसन नंबर 13 में महासागरीय जल संचरण ओशनिक वाटर सर्कुलेशन के बारे में जानने सीखने समझने की कोशिश करने वाले हैं। अब बैच का नाम है आपका समग्र। यह है यूपीएससी के लिए हिंदी बुक सीरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे। और ये लेक्चर नंबर है 13 जो ज्योग्राफी भूगोल में आपको बेसिकली मदद करने वाला है। सबसे पहले आपको वीकली क्लास का टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए जो कि पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे होने वाला है दोस्तों, राइट। और अपार्ट फ्रॉम इट आई एम थैंकिंग यू सो मच कि आप हर लेसन को जो हमने इस एनसीईआरटी सीरीज में दिया है बहुत ही बेहतरी से बेसिकली अटेम्प्ट भी किया है और कहीं न कहीं सिंसियरिटी से होमवर्क भी कंप्लीट किया है। मोर देन 300-400 स्टूडेंट जो हैं रेगुलर होमवर्क सबमिट करें। और मेरी बात मानिएगा, कहा जाता है कि ज्ञान का होना भी महत्वपूर्ण है, पर उससे महत्वपूर्ण चीज जो है ज्ञान का प्रयोग कर पाना। जो चीज आप सीख रहे हैं इस सेशन के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, उसकी प्रायोगिकता, उसकी यूटिलिटी आप जो है समय समय पे चेक करते रखिए। यहाँ पे आंसर राइटिंग टेस्ट के माध्यम से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे करिएगा। यहाँ पे एक फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली आप ये काम और कर सकते हैं, वो काम कर पाएंगे आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जो कि फिजिक्स वाला एप्लीकेशन पे, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे आपको हर हफ्ते फ्री में दी जा रही है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों 7 महीने से भी कम समय शेष रह गया है, अब थोड़ा गियर अप कीजिए अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं 11वीं के फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी में लेसन नंबर 13 महासागरीय जल संचरण के संपर्क में। देखो, जो ओशनिक वाटर होता है दोस्तों आपके पास में, है ना, जैसे ये समुद्र का पानी है, क्या लगातार मूव हो रहा है? क्या लगातार मूव हो रहा है? इज देयर समथिंग पिक्यूलियर अबाउट इट? क्या ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर है कि सर समुद्र का पानी सर ये स्थिर क्यों नहीं हो जाता? किसी भी पानी को आप देख लीजिए, एक बार बहाव पकड़ता है पर कहीं न कहीं जाकर के तो वो स्थिर हो जाता है, ढलान के बाद में, मैदानों में जाकर के। पर सर ये पानी स्थिर क्यों नहीं हो रहा? Why it keep on circulating? सरफेस पे बह रहा है, सरफेस से नीचे की तरफ बह रहा है, नीचे भी बेसिकली एक पर्टिकुलर दिशा में बह रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लगातार बह रहा है। व्हाट इज द रीजन सर? क्या बल है, क्या फोर्सेस है इसके पीछे, क्या रीजन है, क्या तर्क है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? यह क्यूरियोसिटी जो है आपके अंदर कहीं न कहीं जगाने के लिए ये लेसन आया है। और इस लेसन के माध्यम से हम महासागरीय जल संचरण बेसिकली महत्वपूर्ण विषय और शीर्षक इसके बारे में पूरी तन्मयता से सीखने और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखिए, लेसन को बेसिकली जो है आपको कवर टू कवर कभी नहीं पढ़ना है, आपको इसमें से कुछ कीवर्ड समझने हैं। जैसे तरंग क्या होती है, क्या विशेषता है, ज्वार भाटा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका, महासागरीय जल धाराएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, और इनका प्रभाव क्या हो सकता है। तो टेक्निकली देखा जाए ना, यह लेसन अगर आप खोल के देखेंगे, जो 11वीं एनसीईआरटी वाले बच्चे बेसिकली अगर इसको खोल करके इस लेसन को चेक कर रहे होंगे अभी, एंड आई थिंक आपको एनसीईआरटी किताब हाथ में रखनी चाहिए, नहीं तो पीडीएफ आप ओपन कर सकते हैं एनसीईआरटी की, वो भी बेसिकली जो है आपको यहाँ पे मदद करेगी काफी। बट सर अगर देखा जाए तो शीर्षक तो इतना ही है, वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होते हैं, ओशनिक करंट्स क्या होते हैं, बात खत्म। तो ये 3 चीजों को समझाना एग्जाम की दृष्टिकोण से यह शीर्षक है। अदरवाइज कहने को तो इस चैप्टर में बेसिकली चैप्टर में टोटल आपके पास में 10 से ज्यादा टॉपिक, और हर टॉपिक पे बेसिकली 1-2-3 पेज के करीब जो है इंफॉर्मेशन दे रखी है। पर परीक्षा के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद में घंटे 1.5 घंटे का ये जो चैप्टर होगा, है ना, बहुत ही प्रिसाइज है। इसको जानते हैं, सीखते हैं, वे समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले बेसिकली जो है हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर जो ये ओशन का पानी होता है, महासागरों का जल होता है आपके पास में, वह स्थिर ना होकर गतिमान है, वो लगातार मूव कर रहा है, राइट। ओशनिक वाटर इज मूविंग, महासागर का जल जो है लगातार मूव कर रहा है। सर रीजन क्या है इसके पीछे, इसकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले आ गया सर टेम्परेचर, तापमान के कारण, कहीं ज्यादा तापमान है, कहीं कम तापमान है, खारापन, सैलिनिटी, लवणता जिसको कहते हैं, ठीक है ना, इसके कारण भी बेसिकली जो है ओशन का वाटर जो है उसके अंदर डेंसिटी, घनत्व को लेकर के बेसिकली जो है परिवर्तन आते हैं, उससे लेकर के बेसिकली जो है बहाव में भी परिवर्तन आते हैं। और कहीं न कहीं बाह्य एक्सटर्नल फोर्सेस हुए, तो ये पानी की खुद की प्रॉपर्टी है, पानी का टेम्परेचर क्या है, पानी की सैलिनिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, ये तो पानी की खुद की प्रॉपर्टी है जो मूव हो रहा है पानी। पर सर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, और उन एक्सटर्नल फैक्टर्स में से है बेसिकली फोर्सेस, बल। और वह बल कौन लगाता है? वो बल लगाता है गुरुत्वाकर्षण। जैसे पृथ्वी अपनी तरफ हर चीजों को खींचती है, वैसे ही सूर्य भी अपनी तरफ हर चीजों को खींच रहा है, चंद्रमा भी सब चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है ना। इवन
हवा जो बेसिकली पानी के ऊपर ड्रैग हो रही है वो भी तो लगातार बल लगा रही है कि नहीं लगा रही है आपके पास में? यस और नो, यस और नो? वही सारी चीजें मैं आपको सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सर हमारे वायुमंडल में हमने बेसिकली क्या पढ़ा? वायुमंडलीय संचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था हमने। वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन, ये क्या करती है? ये लगातार फ्लो हो रही है, एक पर्टिकुलर दिशा में फ्लो हो रही है, राइट और रॉन्ग? तो सर ये हवाएं बेसिकली अगर हम कहते हैं अपर्दन करती हैं, पर वही हवाएं जब समुद्र पे चलती है तो समुद्र के सरफेस पे, सतह पे जो पानी है उसको भी तो ड्रैग करेगी, उसको भी तो बेसिकली बल देगी, और उस ड्रैग, उस बल के कारण यह महासागरीय जल लगातार बेसिकली चलेमान होता है, यह स्थिर ना होकर के गतिमान है। तो पानी की कुछ खुद की प्रॉपर्टी होती है, इसके कारण वो गतिमान होता है। इसके अलावा कुछ बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा और वायु, इन तीनों बलों के कारण भी वह है बेसिकली महासागरीय जल को गति प्रदान होती है। तो ये चीज पता चली। अगर कोई कह दे कि सर समुद्र में पानी क्यों हिल रहा है, तुम कहोगे एक तो पानी के खुद के अंदर कुछ विशेषताएं होती है, उसका तापमान, उसका खारापन, उसका घनत्व, ठीक है ना, और बाहर से भी कुछ बल लगते हैं, सूर्य, चंद्र और वायु, है ना, इन तीनों के द्वारा भी बल लगते हैं। समझ में आया? देखो, जब भी इस क्लास के दौरान, या मेरी नहीं किसी भी और क्लास के दौरान, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर रटने की जरूरत पड़ जाए तो क्लास रोक लेना, क्लास रोक लेना, और चीजों को ढंग से क्लियर करके आगे बढ़ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है, राइट? आई थिंक ये चीजें बहुत ही क्लियर है। देखो, जब तक तुम चीजों को स्वतः नहीं समझा पा रहे हो, इजीली चीजें कन्वे नहीं कर पा रहे हो, मजा नहीं है। मजा किसमें पता है? मजा होता है, चीजों की सार्थकता उसमें होती है जब एक बच्चा जो सुन रहा है, समझ रहा है, वो हाथों हाथ बोल सके हाँ गुरुजी हमें पता है कि जल कुछ खुद की विशेषताओं से और कुछ बाह्य बलों के कारण गतिशील है, और वह चीजें आंख बंद करके बेसिकली बता सकता है कि उसका तापमान, उसकी लवणता, उसका घनत्व, उसकी विशेषताओं के कारण भी वह चलेमान होता है। दूसरा जो चलेमान होता है वह सूर्य के, चंद्र के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और कहीं न कहीं जो सरफेस विंड्स है, जो कहीं न कहीं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, वायु के कारण भी बेसिकली यहाँ पे वो गतिमान होता है। ये 6 फैक्टर्स याद हो गए अच्छे से। अब इन्हीं 6 फैक्टर्स को इस पूरे लेसन में पढ़ना है और कुछ नहीं है। ये पूरा लेसन बेसिकली हमको पता चल गया। लेसन क्या है कि महासागर में जल क्यों संचरित हो रहा है, क्यों गतिमान है। फिर हमने पहली स्लाइड में बता दिया कि सर इन 6 कारणों से। अब इन 6 कारणों को बेसिकली अलग अलग तरीके से व्यवस्थित करके हम इस लेसन के अंदर जो हमने ये 10 टॉपिक्स दिए, इन 10 टॉपिक्स को समझ लेना है, ठीक है ना। टिक 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 टिक, पूरा कंप्लीट। समझ में आई? चेहरे पे मुस्कान आया? देखो, जब तक तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान और मन में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, यूपीएससी की तैयारी नहीं होगी। और यूपीएससी की अच्छे से तैयारी हो पाए, इसी के लिए ही तो बेसिकली हमें कहीं न कहीं इस और आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। लेट अस मूव अहेड, लेट अस मूव अहेड गाइस, राइट। देखो, जो समुद्र का पानी होता है ना, वो 3 लेवल पे बेसिकली, एक जिसको हम लोग कहते हैं एक्मन ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। ऊपर का जो बेसिकली कहीं न कहीं आपके पास में करंट होता है, ठीक है ना, जो पानी का सर्कुलेशन होता है। एक होता है सबसे बॉटम के अंदर टोपोग्राफिक इंटरेक्शन। देखो, हमने पढ़ा था ना, महासागरीय कटक भी होती हैं, कहीं न कहीं ग्यूऑर्ड्स होंगे, कहीं न कहीं आपके पास में आइलैंड्स भी होंगे। तो पानी तो यहाँ पे भी टकरा रहा है लगातार, तो सर इससे भी टकरा करके कुछ इंडोले खाएगा। और लगातार बेसिकली देखें तो बॉटम लेवल पे, मिडल लेवल पे, सरफेस लेवल पे पानी क्या है? गतिमान है। पानी क्या है आपके पास में? चलेमान है। पानी लगातार सर्कुलेट करता रहता है। तो ये चीज तो पता चल गई कि सर पानी जो हमको एक कटोरे से बेसिकली समुद्र के अंदर दिख तो रहा है, पर सर सपोज अगर मैं कहूँ ये हिंद महासागर है ना, तो सर हिंद महासागर के इधर से लेकर के इस छोर तक, है ना, सरफेस से लेकर के गहराई तक पानी पड़ा नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, वो लगातार चलेमान है, वो लगातार गतिमान है, ऊपर भी, मध्य भी और इसके बॉटम में भी दोस्तों। चलो, तो यहाँ पे महासागर की जो संचलन है वह देखा जाए आपके पास में तो 2 गति करता है, एक है क्षितिज और एक है ऊर्ध्वाधर। क्षितिज मतलब क्या है? सरफेस पे, है ना, सरफेस पे। ऊर्ध्वाधर का क्या मतलब है? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। समझ में आई? तो सर क्षितिज गतियां जो होती हैं वो करती है महासागरीय जलधाराएं, जो समुद्र के सरफेस पे तापमान में अंतर होने के कारण बेसिकली आती है ना। हम कहते हैं ना गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, पढ़ा ना हमने लेसन्स के दौरान। वैसे ही समुद्र के ऊपर लहरें भी आती हैं, वेव्स जिनको कहा जाता है। ये क्या है आपके पास में? जो समुद्र में मैं कहूँ सर ये हॉट करंट एक डायरेक्शन में बह रहा है, तो सर ये क्या है आपके पास में? क्षितिज। इसी की जगह अगर मैं कहूँ हवाओं के कारण यहाँ पे ये लहरें, ये हिंडोले पैदा हो रहे हैं, तो ये जो लहरें बेसिकली यहाँ पे पैदा होगी हवाओं के कारण, तो यह भी बेसिकली क्या है आपके पास में? क्षितिज ही है। ये पानी को बेसिकली एक पर्टिकुलर
क्षितिज दिशा के अंदर जो है गतिमान कर दे रही है। इसके जगह ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर क्या है कि सर पानी कभी ऊपर की तरफ बढ़ जाए कभी नीचे की तरफ बढ़ जाए, वो होता है सर ज्वार भाटा से, है ना, ऊर्ध्वाधर गति करता है। कि सर जब जब बेसिकली चंद्र और सूर्य पानी को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनके अंदर भी तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण होता है। तो उस गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी जो है वह जिस जल स्तर से है वहां से ऊपर की तरफ उठा, और जब बेसिकली वह गुरुत्वाकर्षण कम हो गया, क्षीण हो गया, वीक हो गया, तो वह फोर्स भी वीक हो गया, वह बल भी वीक हो गया, तो वह नीचे की तरफ गति करेगा। तो ये पानी का ऊर्ध्वाधर ऊपर और ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, यह गति को बेसिकली हम क्या कहेंगे आपके पास में, ज्वार भाटा। तो समझ में आया, पानी दो तरीके से मूव कर रहा है, सरफेस पे मूव कर रहा है और ऊपर नीचे मूव कर रहा है, वो कर रहा है ज्वार भाटा के कारण, जिसको हम लोग टाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पानी की दो गतियां है, क्षितिज व ऊर्ध्वाधर गतियां, क्षितिज व ऊर्ध्वाधर गतियां। अब महासागरीय जल धाराएं क्या है आपके पास में, कि सर ओशनिक करंट से यह एक निश्चित दिशा में बेसिकली जो बहुत बड़ी मात्रा में जो है जल को लगातार बहाती है आपके पास में। ठीक है ना, इनको कहते हैं, जैसे हम लोग कहे सर ये वार्म करंट है, तो ये इक्वेटर से क्या है, पोल की तरफ गर्म पानी को लेके जाएगी, है ना, एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी जल राशि होगी आपके पास में, उसको एक दिशा के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगी। जबकि तरंग क्या होगी आपके पास में, तरंगे हैं, वेव्स हैं आपके पास में, वो एक पर्टिकुलरली समुद्र की सरफेस पे हवा के द्वारा जनित होती हैं। ये भी समुद्र को हवाएं जिस दिशा में बह रही हैं उसी दिशा में ये तरंगे भी बेसिकली बहने की कोशिश करेगी। तो जो आपके पास में तरंग हैं, ओशनिक करंट्स हैं, है ना, ये सारे बेसिकली क्या है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैं। तो धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है, लेकिन तरंग अपने आगे का बढ़ने का क्रम जारी रखती हैं। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों के समुद्र के तल को ऊपर उठने और नीचे उठने से संबंधित है, टाइड वाली बात कह रहा है। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से होता है आपके पास में। महासागरों में जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, अधस्थल से ठंडा जल जो है वो उत्प्रवाहित होकर के अप्रवाह महासागरीय जल की ऊर्ध्वाधर गति के भी कई प्रकार हो सकते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं जो है तरंग, जिसको हम वेव कहते हैं, तरंग क्या है, वास्तव में ये एक ऊर्जा है, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ द एनर्जी, यह एक ऊर्जा होती है, वेव्स जो होते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं ना, समुद्र में बेसिकली वेव्स चल रही है आपके पास में। ठीक है ना, तो यह जल नहीं है, यह एक तरह की ऊर्जा है। ठीक है ना, तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं है, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करती हैं। ठीक है, और तरंगों में जल के कण छोटे वृत्ताकार रूप से गति करते हैं, छोटे जल के कण जो है वो वृत्ताकार रूप से लगातार जो है वो क्या करते हैं, गति कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी बेसिकली जो है आपको इसी रूप में यह दिखेगा, जल के कण एक वृत्ताकार रूप से गति कर रहे हैं। तो तरंगों के कह रहे हैं कि सर तरंग जो जल लिए यह एक ऊर्जा है, पर ये ऊर्जा जो है ये आई कहां से, ये एनर्जी आई कहां से? तो गुरुजी हम कहेंगे कि वायु जो है वह जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं, और वायु के कारण ही तरंगे महासागर में गति कर रही होती है आपके पास में। समझ में आया आपके पास में? तो जो हवाएं है ना, वो हवाएं इसको बेसिकली जो है एनर्जी प्रदान कर रही है, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे कोई धकेल दे, जैसे अभी मैं यहाँ पे कहूँ मेरे पास में यह पेजेस रखे हुए, पर अगर इन्हीं पेजेस पे मैं बेसिकली जो है विंड ब्लो करूं, हवा से बेसिकली क्या हो रहा है, मूवमेंट आ रही है, वाई अप एंड डाउन बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली। तो ये क्या है, इसी तरीके से जो पानी जो स्थिर रहता है, सपोज यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, इस स्थिर पानी के एक भाग पे अगर लगातार बेसिकली हवाओं का बल लगेगा तो यह कहीं न कहीं इस फॉर्मेट में बेसिकली जो है आ जाएगी। अच्छा, इस फॉर्मेट में आने का मतलब क्या हुआ आपके पास में, सर यहाँ पे जो है हवा बल लगा रही है, वायु बल लगा रही है, इसके कारण क्या हो रहा है कि पानी के जो कण है वह सर्क्यूलर, वह कहीं न कहीं वृत्ताकार गति करने लग जाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे ऊर्जा, अच्छा ये जो ऊर्जा है कब तक बहेगी, कब तक बेसिकली हवाएं जो है बेसिकली समुद्र के जल को इस तरीके से ऊर्जा प्रदान करेगी, और कब तक बेसिकली जो है आपके पास में ये तरंगे चलती रहेगी? सर ये चलती रहेगी जब तक पानी जो है तट तक ना पहुंच जाए। तट पे पहुंच गया उसके बाद है तो आगे तो क्या है, मिट्टी है, जमीन है, लैंड है, तो उसके आगे तो बेसिकली हवा कितनी भी चले वो अपर्दन करेगी, वो इस तरीके से कहीं न कहीं लहरें नहीं डेवलप करने वाली। ये तो क्लियर हो गया आपके पास में, यह तो क्लियर हो चुका है आपके पास में। ठीक है ना, तो वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती हैं और तरंगे इससे ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे तरंगों की गति कैसे हो रही है, जो ये तरंग आप देख रहे हैं आपके पास में, यहाँ से
है ना, तो ये वेव देख रहे हैं आपके पास में। तो ये जो डेवलप हुआ आपके पास, आपने कहा कि सर जो काम से होता सर पानी यहाँ तक होगा, पर सर कहीं ना कहीं पानी की जो है आपके पास में जो कहीं ना कहीं यहाँ पे गति देखने को मिली है, जो फोर्स यहाँ पे देखने को मिला है, इसके कारण पानी एक जगह तो नीचे चला गया, दूसरी जगह पे ऊपर उठ गया, एक जगह नीचे चला गया, दूसरी जगह ऊपर उठ गया। तो आपको इस तरह का एक डायरेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। तो जो ऊपर वाला होता है इसको शीर्ष को पतन कहते हैं, नीचे वाला जो ये हिस्सा होता है इसे द्रोणिका उभार कहा जाता है। तो दो शीर्ष पतन, ये है दो शीर्ष पतन और ये द्रोणिका, तो ये दो द्रोणिकाओं के बीच में, दो ट्रॉस के बीच में, और दो बेसिकली जो है आपके पास में शीर्ष पतन के बीच में बेसिकली जो डिस्टेंस रहता है उसको बेसिकली क्या करेंगे, ये क्रेस्ट है, ये ट्रॉ है, क्रेस्ट है, ये ट्रॉ है, ठीक है ना, उभार और गर्त, सुरंग और गर्त भी इसको कहा जाता है। तो जल सतह पे बेसिकली जो है गति करता है, सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल में स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित कर पाती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है तो इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है। जब जल की गहराई तरंग दैर्ध्य के आधे से कम होती है तब तरंग टूट जाती है। तो ये तरंग जो चल रही है ना, लगातार बेसिकली जो है एनर्जी फ्लो हो रही है वाटर मॉलिक्यूल में, यहाँ पे सर्कुलिक मैनर में, सर्कुलर मैनर के लगातार। पर सर यहां पे एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच में, ए से बी के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है, तरंग दैर्ध्य इसको कहा जाता है। तो यहां पे एक शब्द कहा जाता है कि जब ये तरंग दैर्ध्य जो है आपके पास में, यहाँ पे टोटल गहराई जो है समुद्र की, पानी की, जल स्तर की, अगर वो इस तरंग दैर्ध्य का आधा हो जाता है तो यह लहर टूट जाएगी। मतलब अब समुद्र जैसे जैसे बेसिकली आपके पास में कहाँ पहुंच रहा है, जैसे जैसे यह तट पे पहुंच रहा है वैसे वैसे बेसिकली क्या होगा, इसके नीचे का पानी जो है इसके तरंग दैर्ध्य का आधे से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये आधे से कम होगा तो ये लहर टूट जाएगी, इट विल ब्रेक अपार्ट, है ना। तो बड़ी तरंग खुले महासागर में ही पाई जाएगी। जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी तरंगे होती है जिसमें बड़े बड़े जहाज जो 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर बड़े जहाज होते हैं कहीं कहीं, तो वह जहाज भी उलट जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। वहां पे भी डिजास्टर्स देखने को मिलती है। वो सिर्फ और सिर्फ देखा जाएगा आपके कहां, दिस विल ओनली बी ऑब्जर्व्ड इन दिस विल ओनली बी ऑब्जर्व्ड इन द हाई सीज, क्योंकि हाई सीज में ही बेसिकली यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की अच्छी खासी गति के कारण वेवलेंथ जो है लंबी हो सकती है। जैसे जैसे समुद्र तट की तरफ हम जाएंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी, पानी की गहराई कम होती जाएगी। शीर्ष के बीच की, दो क्रेस्ट के बीच की ऊंचाई लंबाई को वेवलेंथ कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम पहुंचते हैं दोस्तों एक तरंग का आकार व आकृति के आधार पे बेसिकली हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट अस हैव अ वर्ड ऑन दिस। यस, सो वी आर टॉकिंग ऑफ कि सर एक तरंग का आकार और उसकी आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाती है। क्या दर्शाती है आपके पास? उसकी उत्पत्ति को। तो जो भी यंग आपके वेव्स होगी वो अपेक्षाकृत ज्यादा ढाल वाली होती है आपके पास में, संभवतः वो स्थानीय पवनों के कारण बनती है कि यहाँ पे जो है लोकल विंड जो है वो कहीं न कहीं इसके ऊपर फोर्स ड्रैग कर रही है, ठीक है ना। अब कम और अनियमित गति करने वाली तरंगे की उत्पत्ति जो होती है वो दूरस्थ स्थानों पे होती है आपके पास में। संवर्धी बाहर क्या कहां से होती है आपके पास में? दूसरे गोलार्ध में होती है। सो तरंगों के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता से लगाया जाता है, यानी यह कितने समय में प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय में एक ही दिशा में वह प्रवाहमान है। तो हवा की स्पीड और हवा की डायरेक्शन और वह हवा कितने समय तक बेसिकली उसी दिशा में चलेगी, उसी से पता चलेगा कि सर यहाँ पे वेवलेंथ कितनी होने वाली है ना। और तरंग निर्माण से वायु एवं गुरुत्वाकर्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सर इसकी ऊर्जा ही बेसिकली कौन दे रहा है? वायु दे रहा है। काइनेटिक एक तरीके से मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर कहीं कहीं कन्वर्ट हो रही है। सो तरंग निर्माण में इन दोनों का ही रोल होता है। पानी की मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ, क्यों हुई? वायु के ड्रैग के कारण। नीचे आया क्यों आया? गुरुत्वाकर्षण के कारण। समझ में आया? क्योंकि पानी ऊपर जाकर के कोई स्पेस में तो थोड़ी चला जाना है, तो ऊपर की तरफ ड्रैग होकर के भी एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के वापस वो नीचे की तरफ आएगा बिकॉज ऑफ द गुरुत्वाकर्षण। तो ऊपर की तरफ गया हवा के कारण, नीचे की तरफ आया गुरुत्वाकर्षण के कारण। समझ में आया आपके पास में? तो जो विंड्स चलती हैं, जो हवा चलती हैं समुद्र पे लगातार बेसिकली वह जो है वह वेव्स कॉज
करती है आपके पास में, वेव्स कॉज करती है आपके पास में। और जब यहाँ पे ये रिपल्स लगातार इकट्ठी होती जा रही है तो आप देख पाएंगे पहले छोटी रिपल, फिर बड़ी, फिर बड़ी बड़ी, बहुत दूर तक एक डायरेक्शन में वेव चलने के बाद में देखो यहाँ पे ये प्रॉपर ये जो रिपल्स है आपके पास में, छोटी छोटी लहरें मिलकर के एक बहुत ही प्रॉपर जो है स्वेल वेव्स बेसिकली बन करके आपके सामने तैयार है। तो तरंगे गति करती, क्योंकि वायु जल को डायरेक्शन दे रहा है आपके पास में, है ना। जबकि गुरुत्वाकर्षण जो है आपके पास में तरंगों के शिखरों को नीचे करने की और कोशिश करेगा, तो हवा ऊपर की तरफ धकेल रही है और गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ बेसिकली खींच रहा है वापस। तो गिरता हुआ जल जो है वो पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है और तरंग नई स्थिति में गति करने लगती है आपके पास में, ठीक है ना। तो हर बार जब जब पानी ऊपर उठेगा वो नीचे की तरफ जाएगा तो गर्त को और नीचे करेगा, आगे के पानी को वापस ऊपर उठाएगा। तो तरंगों के नीचे जल की गति, अब ये तरंगे हम सरफेस पे तो बेसिकली सर हमको ये ऐसी देसी नजर आ रही है, बट सर सरफेस के नीचे भी यहाँ पे पानी जो है ना वह सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, वह लगातार जो है वृत्ताकार रूप में बेसिकली जो है गति करता है। यह बताता है कि यहाँ पे आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे व ऊपर नीचे की ओर होता है, वह लौटती हुई तरंग पर नीचे व पीछे की ओर होता है, ठीक है ना। सो ये चीज समझ में आए कि सर जब जब बेसिकली तरंग चढ़ रही है आपके पास में तो यहाँ पे वस्तुओं का वहन कैसे होगा, तरंग आगे बढ़ रही है तो ऊपर की तरफ और आगे की तरफ, जबकि नीचे आ रही है तो कैसा होगा आपके पास में, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉपर सर्कुलेशन फॉर्मेशन हो जाता है सर आपके पास में। तो श्रृंग और गर्त, वेव क्रेस्ट और वेव ट्रोस समझ में आया, है ना। पहले ऊपर की तरफ उठा क्रेस्ट, फिर नीचे की तरफ गया ट्रो, ठीक है ना। तो यहां पे पता चलना चाहिए। और जो मीन सी लेवल है, समुद्र जल स्तर है, इससे बेसिकली कितना ये ऊपर उठ पाती है, इसे जो है एम्पलीट्यूड कहा जाता है, इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है, समझ में आएंगे। और यहाँ पे ये दो क्रेस्ट जो है, जैसे ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, इसके बीच की जो दूरी है इसको बेसिकली जो है वेवलेंथ कहा जाएगा। तो वेव एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ दोनों समझ में आए। तो वेव क्रेस्ट और ट्रॉस समझ लीजिए, एक तरंग के उच्चतम व न्यूनतम बिंदु को, उच्चतम को क्या कहेंगे, तरंग शिखर, न्यूनतम को क्या कहेंगे, तरंग गर्त। तो तरंग शिखर, तरंग गर्त, क्रेस्ट बोल दूं, ट्रॉ बोल दूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे वेव की हाइट क्या होती है, हम कहते हैं कि सर तरंग की ऊंचाई क्या है, यह एक तरंग के गर्त और अधस्तल के शिखर के ऊपरी भाग की ऊर्ध्वाधर दूरी। देखिए वेव हाइट जो है आपके पास में कि सर तरंग का गर्त कहां तक, कितने गहराई तक गया, और पानी जो है बेसो यहां पे ये बात कर, पानी नीचे कितना गया और ऊपर कितना उठा, इसके बीच की दूरी को हम लोग वेव हाइट कह देते हैं, ठीक है ना। तरंग के अंदर और भी काफी सारी चीजें, जैसे तरंग का आयाम मैंने बताया कि सर यह ऊंचाई का आधा होता है। तो जो टोटल ऊंचाई होती है आपके पास में, तो यहां पे हम कह रहे हैं कि मीन सी लेवल होता है, तो मीन सी लेवल से कितना पानी ऊपर उठा है ना। तो ये टोटल वेव हाइट का आधा हुआ, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे, इसको हम लोग तरंग का आयाम कहने वाले हैं। और तरंग काल क्या हुआ आपके पास में, तरंग काल मतलब एक निश्चित बिंदु से, जैसे मैं एक पॉइंट यहां पे यह बोल दूं आपके पास में, ये एक वेव आई, फिर इसके बाद में पीछे की वेव यहां पे पहुंचेगी, ये वेव आगे पहुंचेगी, फिर इसके पीछे की वेव यहां आएगी, ये वाली वेव थोड़े टाइम बाद यहां आएगी। तो एक निश्चित टाइम पे, जैसे अभी जो समय हुआ है ना, उस पे एक तरंग काल क्या है कि एक निश्चित पॉइंट पे आपके पास, निश्चित बिंदु पे बेसिकली गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों और गर्तों के बीच के समय अंतर को, कि सर इसी पॉइंट पे लगातार बेसिकली जो है एक जो है पहले आपके पास वो शिखर बना, फिर एक गर्त बना, फिर ये जब आगे चला गया तो फिर दूसरा बना और दूसरा बेसिकली यहाँ पे गर्त बना। तो सर दो शिखरों के, दो कहीं न कहीं आपके पास में यहाँ पे उच्चतम बिंदुओं के जो क्रेस्ट के बनने की टाइम पीरियड को बेसिकली कहा जाता है। अब आप लोग एक पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग, है ना। ये डायग्राम जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, आप कह रहे हैं सर पानी ऊपर गया और नीचे गया, मैं कह रहा हूं कि पानी जो है ये यहीं पे है, ये पानी ऊपर उठा और नीचे उठा है, ये इस तरीके से, मतलब पानी आगे की तरफ नहीं जा रहा है, मूवमेंट जो है हवा की वह कहीं न कहीं वेव को ऊपर की तरफ धकेल रहा है, वापस गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ धकेल रहा है। तो पानी एक ही इसी पॉइंट के ऊपर कब ऊपर उठा और कब नीचे उठा, तो एक बार ऊपर उठ करके फिर दूसरी बार ऊपर उठा, तो एक ही पॉइंट पे दो बार जो है आपके पास में क्रेस्ट फॉर्म होते हैं। तो लगातार दो बार जो क्रेस्ट फॉर्म होते हैं अधस्थल से यहां पे, ठीक है ना। तो यहां पे एक तरंग काल, वेव पीरियड क्या हुआ
कि सर लगातार दो क्रेस्ट बनने की या लगातार दो आपके पास में ट्रॉ बनने का कितना टाइम लगा उसके अंदर। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ हम कह चुके हैं कि दो शिखरों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, दो क्रेस्ट या दो ट्रॉ के बीच की डिस्टेंस को वेव लेंथ भी कहते हैं। तो वेव लेंथ क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेव पीरियड क्या है ना, वेव हाइट क्या है आपके पास में, वेव क्या है, वेव का वेव क्रेस्ट क्या है, वेव ट्रॉ क्या है, क्या ये सारा समझ में आया? कमेंट करके बता दो बच्चा, प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो, है ना। तो वेव हाइट मैक्सिमम कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, बॉटम, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड इसका आधा आधा आपके पास में, ठीक है ना। फिर सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्रेस्ट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट ट्रॉ होता है, ठीक है ना। आपके पास में दो दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहा जाता है, सेम वे। चलो अब हम लोग स्पीड भी देख सकते हैं आपके पास में। तो जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं आपके पास में, इसे नॉट, KNOT। देखो जब जमीन होती है, लैंड होता है ना आपके पास में, तो हम हर चीज को जो है मीटर में या किलोमीटर में मापते हैं, है ना। यहाँ पे या फिर मील भी कहते हैं हम लोग, माइल्स भी कहते हैं, दे आर ऑल ऑन द लैंड। ये जमीन पे बेसिकली जो है पैमाना है, यार्डस्टिक है मेजरमेंट का। जबकि समुद्र पे अगर आपको डिस्टेंस देखना होगा ना, तो आप किस में मापेंगे, नॉट के अंदर, नॉटिकल माइल्स कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, नॉटिकल माइल्स, ठीक है। सो जल के माध्यम से बेसिकली कि सर यहाँ पे लगातार एक तरंग जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, कितने टाइम में ट्रेवल की, उससे गति पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बस तरंग आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या हुआ कि 1 सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या, कि 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स जो है वो बेसिकली गुजर रही है, कितनी वेव्स जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में गुजर रही है, इसे वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, कितनी बार बेसिकली जो है वह उसी टाइम पीरियड, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे में कितनी वेव्स वहां से गुजरती हैं, ठीक है ना। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो बेसिकली ये इस तरह का डायग्राम मिलेगा, कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इस तरह का डायग्राम मिलेगा। जैसे मैं कहूँ 1 सेकंड में सर ये लगभग 10 वेव्स वहां से निकली, 1 सेकंड मात्र 2 वेव्स वहां से निकली, समझ में आई। तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब समझे, लो फ्रीक्वेंसी मतलब समझे, और फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गया आपको, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति हो गया। अब वेव वाला जो है बेसिकली जो टॉपिक है वो बेसिकली इतना ही है आपके सिलेबस के अंदर, है ना। तो वेव्स क्या होती हैं, है ना, ये एक टॉपिक आपका पूरा हुआ। अब हम ज्वार भाटा, इसके प्रकार और महत्व की बात करते हैं, ठीक है। जो सेकंड इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है बच्चा पार्टी, पढ़े, चलाओ इसको पढ़ लेते हैं। देखो ज्वार और भाटा, सिंपल शब्दों में कह दूं मैं आपको, आकर्षण के कारण क्या होगा, कोई भी चीज जिसका मास जिसका भार ज्यादा है वो कम भार की वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। सूर्य का भार कितना बड़ा है, हमारा पूरा सौर मंडल में बेसिकली पृथ्वी, अन्य ग्रह, उल्काएं वगैरह सब बेसिकली सूर्य के चारों तरफ ही बेसिकली परिक्रमा कर रहे हैं। कई निश्चित कक्षा के अंदर है, तो कई जो है एक ऑर्बिट फॉलो कर रहे हैं, तो कई लोग बेसिकली जिगजैग से ही पर सूर्य को फॉलो कर। रीजन क्या है, गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए, और धीरे धीरे अगले हजारों मिलियन बिलियंस ऑफ द सालों बाद में वही सूर्य के अंदर जाकर के कोलैप्स हो जाने, हम सभी को पता है ये चीज, है ना। तो ये जो बड़ी बॉडीज है, जैसे पृथ्वी के पास में दूसरी बड़ी बॉडी कौन सी है, चंद्रमा नजदीक है, उसका भी गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। अच्छा, सौर मंडल के अंदर सबसे, जैसे आपके पास में गुरु है ना, बृहस्पति है, उसका भी कहीं न कहीं होता है, और सूर्य है ना, वो तो स्टार है कहीं न कहीं हमारे पूरे सौर मंडल का। तो सर उससे एक गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण बल बेसिकली जो है लगातार महसूस होता रहेगा। तो चंद्रमा है और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में 1 बार या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठाव और बेसिकली गिरने को ज्वार भाटा कहता है। तो जो समुद्र का पानी है ना वो स्थिर नहीं रहता, वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, वह नीचे की तरफ जाता है। तो जब यहाँ पे जलवंत वायु संबंधी प्रभाव में वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के कारण भी बेसिकली जो है जल की गति को क्या कहा जाता है, मोहिम कहा जाता है। देखो मोरहिम या फिर सर्ज क्या होता है, सर्ज अलग होता है। देखो ज्वार पाटा तो कहा, तो क्या मतलब हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी ऊपर उठा और पानी नीचे आया वापस, ये तो ज्वार पाटा हुआ। जबकि मोरहिम करके एक सर्ज वर्ड होता है। सर्ज क्या होता है, सी सर्ज जिसको कहा जाता है कि सर क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर उसके कारण वायु, तापमान, वायुमंडलीय दाब में इन परिस्थितियों में परिवर्तन आया, इसके कारण जो है पानी जो है वो गतिमान हो रहा है, वो कहीं न कहीं सतह के अंदर की तरफ आ जाता है, उभार ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो उसको सर्ज कहा जाता है। तो मोहिम ज्वार पाटाओं की तरह नियमित नहीं होते,
ज्वार भाटा तो नियमित है कि सूर्य और चंद्र के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार बेसिकली समुद्र का यह जल स्तर जो है नियत काल पे एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ही ऊपर उठेगा वापस नीचे आएगा, ऊपर उठेगा जब तक ये मून के आसपास है, उठेगा वापस नीचे, वापस उठेगा वापस नीचे, इसे ज्वार भाटा कहा गया आपके पास में। तो ज्वार भाटा स्थानीय और कालिक रूप से बहुत ही इसका अध्ययन जटिल है, महत्वपूर्ण भी रहता है आपके पास में। देखो पानी के ऊपर बेसिकली पृथ्वी के ऊपर पानी है, ये हमारी अर्थ है दोस्तों। तो अर्थ को अगर ऑब्जर्व करोगे इसके ऊपर जो पानी है ना, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट तो ओशन ही है हमारा, समुद्र ही है पूरा समुद्र पृथ्वी के ऊपर लगभग 80% के करीब। तो अगर आप देखेंगे एक तो सूर्य के कारण लगातार बेसिकली यहाँ पे जल जो है आकर्षित रहता है उसकी तरफ। फिर ये यहाँ पे जो है खगोलीय पिंड के रूप में जो ये चंद्रमा गति कर रहा है, जैसे जैसे चंद्रमा गति कर रहा है आप देख पाएंगे आपके पास में कि सर ये पानी भी जो है वो चंद्रमा की तरफ जो है वह मूव कर लेता है आपके पास में। सो यहाँ पे टाइड जब भी आता है, जैसे जैसे ये आकर्षण करता है तो क्या है, पानी जो है वह ऊपर की तरफ उठेगा, पानी जो है वह ऊपर की तरफ उठेगा आपके पास में। जब ये आकर्षण कम हुआ तो पानी नीचे की तरफ, जो ऊपर की तरफ उड़ा ज्वार हाई टाइड, जब नीचे की तरफ आया भाटा है ना, इसको लो टाइड कहा जाता है। ज्वार भाटा हाई टाइड लो टाइड, समझ में आया, ज्वार भाटा समझ में आया आपको। जबकि मॉरहीम में क्या होगा, सर्ज में क्या होगा कि सर क्लाइमेट चेंज, तापमान दाब परिस्थितियों के बदलाव के कारण कोई निश्चित समय नहीं है, कभी भी समुद्र का पानी जो है क्षितिज गति करते हुए जमीन के ऊपर आ जाता है, इसको सी सर्ज कहा जाता है, इसको मॉरहीम कहा जाता है। समझ में आई बात आपको। तो ये तो क्लाइमेट में पढ़ेंगे हम, मॉरहीम के जो है मरहमी के बारे में, महौर्मी सही उच्चारण नहीं हुआ, माफी चाहूंगा उसके लिए, महौर्मी सर्ज इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, महौर्मी के बारे में। और दूसरा है ज्वार भाटा। तो अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि महौर्मी क्या होता है और ज्वार भाटा में अंतर क्या है, तो दोनों बता पाएंगे ना, है ना। एक वायुमंडलीय दाब, वायु के अंदर परिवर्तन, कुल मिलाकर जलवायु से संबंधित है। और दूसरा यह तो निश्चित है कहीं न कहीं गुरुत्वाकर्षण सूर्य और चंद्र के कारण नियतकालीन होता है, दिन में एक या दो बार भी होता है। चलिए अब इसकी तकनीक की थोड़ी जानकारी और लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि सर ये खिंचाव, ये अट्रैक्शन क्यों, कि सर गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्या चंद्रमा के पास में गुरुत्वाकर्षण है? हाँ सर। तो कुछ हद तक बेसिकली क्या सूर्य हमसे इतना दूर है? देखो सर एक बात बताओ, तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो रहता है अमेरिका, ठीक है सर, अच्छा दोस्त है पर अमेरिका रहता है, पर उतना ही तुम्हारा एक और अच्छा दोस्त है पर वो तुम्हारे पड़ोस में रहता है। अब तुम जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी चीजों की तैयारी कर रहे हो, है ना, घड़म में झगड़ा हो गया, मन थोड़ा विचलित चल रहा है, फायदे की घाटे की कोई बात करनी हो, नफे नुकसान की कोई बात करनी हो, विचार कहीं शेयर करने हो, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे फिर? उस अमेरिका वाले दोस्त के पास या पड़ोस वाले के पास? नजदीक यही है, वीजा टिकट ट्रैवल करके उधर जाने की वजह तुम पहले नजदीक वाले के सुनोगे। तो सर जो चीज हमारे पास में, चाहे वो छोटी भी है, चाहे वह छोटी भी है, पर सर हमारे ऊपर ज्यादा इंपैक्ट रहता है उसका। तो अर्थ के ऊपर अब आप कहोगे सर सूर्य तो इतना बड़ा है, तो इसका मतलब सर सूर्य का तो ज्यादा बेसिकली गुरुत्वाकर्षण, पर सर बहुत दूर है ना। है, गुरुत्वाकर्षण है, वह भी आकर्षित करता है, पर सूर्य से भी ज्यादा आकर्षित कौन करता है? चंद्रमा आकर्षित करता है पृथ्वी के महासागरीय जल को, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि सूर्य का प्रभाव पड़ता है पानी पे 20%, तो चंद्रमा का 80% है। तो ज्वार भाटा के टाइम बेसिकली चंद्रमा का ज्यादा बड़ा रोल देखने को मिलता है आपको, ठीक है ना। चंद्रमा में क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की गति बेसिकली उत्पत्ति होती है, परंतु मेजर जो है वो क्या है? चंद्रमा। 80% 90% जो है चंद्रमा की मूवमेंट के आधार पे ही बेसिकली जो है यहाँ पे पानी जो है वो लगातार एक निश्चित दिशा में ज्वार, और अच्छा यहाँ पे ज्वार आ रहा है तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पाटा आएगा, हाई टाइड, दूसरी जगह लो टाइड, क्योंकि जहां गुरुत्वाकर्षण क्षीण हो गया, कम हो गया, चंद्रमा घूम के दूसरी तरफ चला गया, तो फिर वहां पे क्या होगा गुरु? सर वहां देखा जाएगा कि सर आपका इतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा पानी के ऊपर, तो पानी वापस नीचे अपने लेवल पे आ जाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो जो नजदीक है, माना चंद्रमा छोटा है पर सूर्य से बहुत ज्यादा नजदीक है हमारे पास, सूर्य तो हमसे बहुत दूर है ना, बहुत दूर है, जबकि चंद्रमा बहुत ही नजदीक है पृथ्वी से, है ना। तो इसका ज्यादा गुरुत्वाकर्षण रहेगा पानी के जल के ऊपर, पानी के ऊपर महासागरीय सर्कुलेशन पे, स्पेसिफिकली टाइड्स की अगर बात की जाए तो, है ना। अब आपको बात बताना है कि सर एक अपकेंद्रीय बल, तो सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण पता चल गया,
दूसरा जो टाइड्स को लेकर के है वो है गुरुत्वाकर्षण के अलावा कहीं ना कहीं अपकेंद्रीय बल भी होता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि जो भी चीज लगातार रोटेट हो रही है उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये सपोज ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है। अब जो ये अर्थ रोटेट हो रही है, ये भैया जी रोटेट कर रहे हैं इसको, ये बहना जी जो बेसिकली पकड़ के खड़ी है इसको। अब इसको अगर थोड़ा ऑब्जर्व करो, मान लो कि यह बेसिकली क्या है आपके पास में, अर्थ रोटेट हो रही है, और ये बहन जो है इसको मान लीजिए समुद्र का पानी है, और यह बेसिकली जो है बाहर की तरफ गति करना चाह रही है, अपकेंद्रीय गति करना चाह रही है। रीजन अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ रोटेट हो रही है। तो सर पानी बाहर की तरफ क्यों जाता है, पानी ऊपर की तरफ क्यों उठ जाता है? सर दो रीजन है, एक तो कोई उसको खींच रहा है, एक तो कोई उसको खींच रहा है, एक तो कोई उसको अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा जो अर्थ रोटेट हो रही है, जो अर्थ लगातार अपने अक्ष पे घूम रही है, वह भी चीजों का ऊपर एक लगातार जो है बाहर की तरफ फोर्स लगता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। इसको क्या कहते हैं? सेंट्री फ्यूगल फोर्स है ना, सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ बल जो लगता है आपके पास में। तो सोचो सर एक ऑब्जेक्ट पे एक तो लग रहा है बेसिकली मून के कारण कहीं न कहीं जो अट्रैक्शन लग रहा है, और एक बेसिकली जो है आपके पास में दूसरा बल जो लग रहा है आपके पास में बाहर की तरफ बल लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल जो लगता है आपके पास में बाहर की तरफ फोर्स। तो सर इन दो के कारण तो बेसिकली क्या है आपका कि सर यह लगातार बेसिकली जो है चीजों को बाहर की तरफ खींचते हैं। पर सर फिर पृथ्वी का पानी पृथ्वी पे क्यों है? क्योंकि सर पृथ्वी की खुद की भी तो ग्रेविटी है। माना मेरा दोस्त नजदीक है, मैं उसकी सलाह लेता हूं, मेरा ध्यान अट्रैक्शन इसकी तरफ है ना, आकर्षित होता हूं मैं इसकी तरफ। पर सर मेरे में बुद्धि कम थोड़ी है, मैं भी तो अर्थ हूं, मेरी ग्रेविटी कम थोड़ी है, मेरे पास भी तो गुरुत्वाकर्षण है। पानी को बाहर थोड़ी जाने दूंगी, स्पेस में थोड़ी चला जाएगा एटमॉस्फेयर मेरा। तो सर ग्रेविटी, पृथ्वी का खुद का भी तो गुरुत्वाकर्षण है। तो ग्रेविटी को कौन बेसिकली यहाँ पे जो कहीं के संतुलित करता है? गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है अपकेंद्रीय बल। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे बाहर की तरफ जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं आपके पास में? सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की तरफ। अब सोचो ये गुरुत्वाकर्षण, सपोज ये भैया जो चला रहे हैं और ये बहन ने पकड़ रखा है गुरुत्वाकर्षण, इनका ग्रिप जो है लड़की की, ये गुरुत्वाकर्षण है। जैसे इसकी ग्रिप छूटी, जैसे ही ग्रेविटी छूटा, बाहर की तरफ फोर्स से पंप करते बाहर, है ना। इसीलिए अर्थ की ग्रेविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस दिन अर्थ की ग्रेविटी को लेकर के कुछ भी समस्या हुई, और वो हो नहीं सकती क्योंकि एवरी मास हैज ए ग्रेविटी, जहां जहां भार है, जहां जहां द्रव्यमान है, जहां जहां, है ना, तो वहां वहां गुरुत्वाकर्षण देखने को मिलेगा, है ना। तो बाहर की तरफ कुछ बल लगते हैं और अंदर की तरफ बल लगते हैं। अंदर की तरफ बल लग रहा है, वस्तु आकर्षित हो रही है पृथ्वी की तरफ वापस, गुरुत्वाकर्षण। बाहर की तरफ बल लग रहा है अपकेंद्रीय बल के कारण। तो अभी हम ज्वारभाटा पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बता रहे हैं कि सर अपकेंद्रीय बल भी बेसिकली बाहर की तरफ बल लगता है। पर सर लगातार जो ये जल बाहर की तरफ भी उठना चाह रहा है ना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको क्या कर देता है? खींच के रखता है। तो ये जो ग्रिप है, ये गुरुत्वाकर्षण समझ लो, पकड़ रखा है इसको अपनी तरफ, ठीक है। अब यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वार भाटा के बीच में क्या संबंध होता है उसको थोड़ा सा समझना चाहिए आपको। देखिए सर, ये हमारी पृथ्वी है, लगातार बेसिकली ये रोटेट कर रही है, सूर्य की बेसिकली परिक्रमा कर रही है। कई बार क्या होता है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, हम कहते हैं कि सर सूर्य का बेसिकली जो है गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य भी बेसिकली चीजों को, पानी को अपनी तरफ खींचता है। चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण है, वह भी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। तो पर सर ये जो अट्रैक्शन होगा आपके पास में, जैसे चंद्रमा और सूर्य जब दोनों ही बेसिकली एक निश्चित दिशा के अंदर है, तो उस वक्त क्या होगा आपके पास में? सर ज्वारीय उभार ज्यादा देखने को मिलेगा। ज्वारीय उभार कि सर क्योंकि अब बेसिकली क्या है, कर्ण और अर्जुन दोनों मिलकर के चीजों को अपनी डायरेक्शन में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, ये तो हुआ बेसिकली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अपकेंद्रीय बल के परिणामी ज्वारीय उभार क्या होगा कि सर जो पानी यहां पे कहीं न कहीं बाहर आया है, वह जब रोटेशन होगा तो यहां पे भी एक ज्वारीय उभार आपको देखने को मिलने वाला है आपके पास में। अपकेंद्रीय बल और दो परिणामी ज्वारीय उभार के रूप में बेसिकली हमको ये टोटल देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पे तो बेसिकली इनके मूवमेंट के कारण, जबकि दूसरी तरफ जो हमको देखने को मिलेगा वह आपको अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? समझ में आई? सर इधर तो हमने अट्रैक्ट कर दिया, इधर क्यों पानी बाहर गया? तो वो भी हमको समझ में आ गया कि सर यहां पे अपकेंद्रीय बल और दो परिणामी ज्वारीय उभार उसके कारण ही दिखाई दे रहे हैं अपन को। सो यहां पे एक चीज समझते हैं हम लोग ज्वार भाटा के बारे में पहले, राइट। तो क्या यहां तक क्लियर है चीजें आपकी? थिंग्स आर क्लियर टिल डेट, है ना। यहां तक सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है।
तो आगे बढ़े दोस्तों, शैल वी मूव फॉरवर्ड। तो गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं का उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो इस तरफ तो बेसिकली क्या होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स, सन के ग्रेविटेशनल, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बेसिकली जो है चीजें जो है अट्रैक्ट होगी। दूसरी तरफ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो इस तरफ तो बेसिकली पानी उठा आकर्षण के कारण, इस तरफ बेसिकली क्यों उठा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ठीक है ना। तो यहां पे चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है जब विपरीत भाग में चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है तथा अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उस वक्त उत्पन्न करता है। तो ज्वार पाटा अगर मैं कहूं आपके पास में, तो पृथ्वी का वह फेस जो चंद्रमा को फॉलो कर रहा है उस तरफ तो बेसिकली गुरुत्वाकर्षण के कारण इधर जो है ज्वार आया, जबकि दूसरी तरफ ज्वार क्यों है, पृथ्वी का वह भाग जो चंद्रमा को, सूर्य को फेस नहीं कर रहा। अब इनका गुरुत्वाकर्षण, इधर कौन सी चीज है जो यहाँ पे कहीं न कहीं आपके पास में ज्वारीय उभार या टाइडल बेसिकली जो है चीजों को पानी ऊपर उठा रहा है, यहाँ पे है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि जब जब पृथ्वी रोटेट होती है तो वह बाहर की तरफ बल लगाती है, जब जब पृथ्वी रोटेट होती है तो बाहर की तरफ बल भी लगाती है। इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, ठीक है ना। समझ में आया आपके, बाहर की तरफ बल जो लगता है केंद्र से बाहर की तरफ। चल, तो यहां पे समझ में आ गया आपको कि सर खाली गुरुत्वाकर्षण ही चंद्रमा का, इसके अलावा दूसरी तरफ का कारण क्या होता है, अपकेंद्रीय बल। तो कई बच्चों को ये नहीं पता था, आपको पहली बार पता चला ना, चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि सर अर्थ लगातार अपनी जगह पे रोटेट भी होती है, इसके कारण भी चीजें बाहर की तरफ, पानी बाहर की तरफ उठ रहा है ना। अरे भाई, अगर मुस्कुराहट है चेहरे पे और मन में कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है तो लिख के बताओ, ऐसे कैसे काम चल जाएगा यार, हैं। देखो, जब जब तुम पढ़ते हो ना तब तब तुम में एक खुशी और एक कहीं न कहीं एक नेक्स्ट लेवल की जो है हैप्पीनेस आपको फील होनी चाहिए। अरे यार, ये नई चीज सीख ली, ये नई चीज सीख ली। और इसी तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरने वाला है। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है पता है तुमको दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमारे पास में जो सारी चीजें पहुंचती है ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम कई बार बच्चे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। सीख लिया, मैकेनिकल होके मत सीखो, जिंदा दिली से सीखो, है ना। और अगर तुम जिंदा हो तो जिंदा लगने भी चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में देखने भी चाहिए हो फिर मुझे। चलो, सो ज्वार उत्पन्न करने वाले बल को समझ में आ गया आपके पास में। यानी पहला बल क्लास बोलेगी गुरुत्वाकर्षण, दूसरा बल क्लास बोलेगी अपकेंद्रीय बल, ये चंद्रमा के कारण और ये अर्थ के रोटेशन के कारण, घूर्णन के कारण। तो पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा का निकट वाले भागों में अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है, इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण होता है। जबकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के दूसरे भाग में बेसिकली कम होता है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से ज्यादा दूरी पे है, अपकेंद्रीय बल वहां ज्यादा प्रभावी होगा। अतः चंद्रमा से दूर दूसरा उभार जो है वह पैदा करता है। तो पृथ्वी के धरातल पर क्षितिज ज्वार उत्पन्न करने के लिए ऊर्ध्वाधर बलों में से अधिक महत्वपूर्ण है जिन्हें ज्वारीय उभार पैदा होता है आपके पास में, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, है ना, अर्थ के मून के साइड वाला भाग जो है वह भी प्रसारित हो रहा है, पीछे वाला भाग भी प्रसारित हो रहा है। अब सर यहाँ पे बेसिकली क्या लग रहा है, यहाँ पे सर मून का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, ऑपोजिट साइड में क्या लग रहा है, ऑपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की तरफ। अन्य कारक क्या हो सकते हैं यहाँ पे, कि सर एक तो महाद्वीपीय मग्न तट कितना विस्तृत है, ठीक है ना, उससे उसकी ऊंचाई का पता चलेगा, ठीक है ना। और सर यहाँ पे जब भी उभार आ रहा है महासागरीय द्वीपों से बेसिकली पानी टकराता है तो उस टकराव के कारण भी बेसिकली अंतर आ जाता है। तो सर कहाँ कहाँ पे आपके पास में मध्य महासागरीय द्वीप, जिसको हम लोग क्या कहते थे, मिड ओशनिक रिज, है ना, मध्य महासागरीय कटक, तो ये भी एक था। और तटों के आसपास ज्वार नद हो सकते हैं आपके पास में, है ना, टाइडल एस्चुरीज हो सकती हैं, बेज खाड़ियाँ हो सकती हैं, उनकी आकृतियां हैं, उनके ऊपर भी बेसिकली डिपेंड करता है। फिर है सर आपके पास में खाड़ी ज्वार के परिणाम को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देती हैं, है ना, शंक्राकार खाड़ी। और जब ज्वार भाटा के द्वीपों के बीच में या खाड़ियों या ज्वार नद मुखों में आता है तो ज्वारीय धाराएं कहते हैं, टाइडल करंट्स इनको कहा जाता है। जब जब टाइड आया पानी एक निश्चित दिशा में अंदर की तरफ आ गया, जब वापस जो है लो टाइड आया तो पानी वापस बाहर आ गया आपके पास में, ठीक है ना। अब टाइड आया का मतलब क्या हुआ, ज्वार भाटा का क्या मतलब हुआ, पानी अपने स्तर से ऊपर उठना। जो टाइडल रेंज मतलब आपके पास में पाटा और ज्वार मतलब ऊपर की तरफ। अपन कहते हैं ना कि सर किसी को बेसिकली ज्वार मतलब बुखार मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना शरीर का, तो उससे शब्द आया ज्वार। भाटा का मतलब
नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ज्वार मतलब ऊपर, भाटा मतलब नीचे, हाई टाइड एंड लो टाइड। तो हाई टाइड का क्या मतलब कि सर जरूर जो समुद्र का जल स्तर है उससे बेसिकली आप ऊपर की तरफ उठे। अब पाटा का क्या मतलब है, लो टाइड मतलब आप उससे नीचे की तरफ गए। ये है आपके पास में मैक्सिमम, ये है मिनिमम। तो मैक्सिमा और मिनिमा का जो डिफरेंस है, अधिकतम और न्यूनतम मतलब मिनिमम का पानी का जो डिफरेंस है, इसे टाइडल रेंज कहा जाएगा आपके पास में। जब पानी अंदर की तरफ बढ़ रहा है आपके पास में, इसको फ्लड करंट कहते हैं। पानी एक निश्चित दिशा में धारा में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, फ्लड करंट। जब पानी कहीं कहीं लो टाइड की तरफ, भाटा की तरफ जा रहा है, तो कहीं कहीं पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसे एब कहा जाता है। तो जब हाई टाइड है तो क्या महसूस करोगे, फ्लड करंट, पानी अंदर की तरफ ज्यादा आ रहा है, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो गई। और पानी जब आपके पास में लो टाइड की तरफ, भाटा की तरफ जा रहा है, तब क्या कहोगे कि सर यहाँ पे एब करंट महसूस हो रहा है। करंट मतलब धारा, एक निश्चित दिशा में जल का प्रवाह, एक निश्चित दिशा में जल का प्रवाह। फ्लड करंट हाई टाइड, एब करंट लो टाइड। ये पता चल गया बच्चों को सबको, है ना। अब देखो यहाँ पे समुद्र का पानी हमको कितना दूर तक बेसिकली दिखाई नहीं दे रहा है आपके पास समुद्र का पानी ये, पर ये देखो कि सर यहाँ के पत्थर भी बेसिकली देखो पूरे क्या है, यहाँ तक पूरे इरोड हो रखे। तो सर ये क्या है, सर इस हाइट से इस हाइट तक कई बार बेसिकली समुद्र का पानी जो है वह ऊपर उठ जाता है कि सर ये इतना पानी यहाँ तक पहुंचता है ना। फ्लड करंट पहुंचता है आपके पास में, फ्लड करंट इतना पहुंचता है सर, ये पानी लगभग यहाँ पे ये पूरा भर जाता है। अभी जो ये भैया लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए, ये सब डूब जाएंगे। तो कनाडा में फंडी की खाड़ी के अंदर जो ज्वार भाटा आता है ना, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है नवा स्कोशिया के स्थित फंडी की खाड़ी में आता है, द गल्फ ऑफ फंडी। यहाँ पे ज्वारीय उभार की ऊंचाई जो है 15 से 16 मीटर के बीच में होती है। और दो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। दिन में 2 हाई टाइड आएंगे और 2 लो टाइड आएंगे आपके पास में, ठीक है ना। लगभग 24 घंटे का समय होता है, तो मतलब एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है, हर 6 घंटे में। तो अनुमानित नहीं, तो ज्वारीय भाटे का 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर लगभग जो है हर घंटे में पानी ऊपर उठता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्वारीय प्रति मिनट 1 मिनट में पानी 4 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। और आप समुद्र के बीच टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुंचे, जो प्रायः वहां होते हैं, तो आप देखेंगे कि आप ज्वार देखना न भूले, है ना। तो अगर आप 1 घंटे तक वहां हैं तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पे जहां से आपने शुरू किया था वहां तक पहुंचने से पहले ही वहां पे पानी आपके सिर के ऊपर हो जाएगा। तो वहां से यहाँ तक आते आते बेसिकली क्या हो जाएगा, पानी आपके हेड के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप देख पाएंगे 46 फीट तक पानी बेसिकली जो है नवा स्कोचिया की इस गल्फ के अंदर इकट्ठा हो जाता है। बे ऑफ फंडी में सबसे ज्यादा हाइट यहीं तक आती है। फिर 2 चीजें हैं, सेमी डायरनल क्या होता है, अर्धदैनिक, है ना। यहाँ पे सामान्य जो ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में 2 उच्च और 2 निम्न ज्वार आते हैं। अर्धदैनिक का मतलब क्या हुआ, आधे दिन में एक बार, ठीक है ना। तो 2 लगातार उच्च और निम्न ज्वारों के बीच का जो है समान जो है वहां पे ऊंचाई देखने को मिलती है। सेमी डायरनल के बीच में हाई टाइड, 2 हाई टाइड के बीच की या 2 लो टाइड के बीच की भी जो बेसिकली सेम हाइट देखने को मिलेगी, समान ऊंचाई देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये इक्वेटर के इन पार्ट्स में आता है आपके पास में देखेंगे। जबकि आपके पास में टाइम बेस्ड फ्रीक्वेंसी में अगर देखें डायरनल जिसको कहे या दैनिक जो इसको कहे, प्रतिदिन में केवल डायरनल मतलब एक दिन में, दैनिक मतलब एक ही। तो प्रतिदिन केवल एक ही हाई टाइड है और एक ही लो टाइड होता है आपके पास में, ठीक है ना। हाई टाइड की जो हाइट पहुंचा है वापस, है ना, दोनों समान हाइट पे रहेगा। लो टाइड भी बेसिकली जो रहेगा तो दोनों की समान डेप्थ पे रहेगा आपके पास में, ये डायरनल टाइड इसको कहा जाता है। तीसरा आता है मिश्रित, हाई टाइड लो टाइड जहां पे मिक्स हो जाए, जैसे आपके पास में ऐसा ज्वार भाटा जिसकी ऊंचाई के अंदर भिन्नता हो। जो एक बार जो है हाई टाइड जो आया 15 फीट पे, दूसरी बार आया 12 फीट पे, तीसरी बार आया 10 फीट पे, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है मिश्रित ज्वार, मिश्रित जड़, मिक्स्ड टाइड, है ना। तो जहां पे ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पे आते हैं, प्रशांत महासागर के कई द्वीप समूह पे देखने को मिलेगा, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पे, और बाकी कोई छोटे मोटे जो आइलैंड्स हैं वहां पे देखने को मिलते हैं। अब ज्वार भाटा के अलग अलग प्रकार है, आपने सुना होगा स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, है ना। तो ये वृहत ज्वर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते। स्प्रिंग टाइड क्या है, नीप टाइड क्या। देखो पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा कि गुरुजी अगर ये हमारी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी के पास चंद्रमा जो प्रकृति पृथ्वी के चारों तरफ बेसिकली घूमता है आपके, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, तो कभी यहाँ है। तो और तीसरा है आपका सन सूर्य, ठीक है ना, सन सूर्य। अब देखेंगे सर ये तीनों की स्थिति आपको देखनी होगी। स्प्रिंग टाइड कब आएगा आपके पास में, स्प्रिंग टाइड तब आएगा जब पृथ्वी, चंद्र और सूर्य
तीनों को बेसिकली आप अलाइनमेंट में देंगे, ठीक है ना। और इसकी स्थिति से ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है जब तीनों तीनों पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो सकता है, कई बार घूम करके पृथ्वी और सूर्य के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर ये हो तीनों एक ही लाइन में, तब जो कहीं न कहीं हमको ज्वार देखने को मिलेगा, तब हमको जो टाइड देखने को मिलेगा वह कैसा टाइड होगा, वह वृहत ज्वार होगा, पानी बहुत ऊपर जाएगा, इसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं, इसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं। तो वृहत ज्वार भाटा कब आएगा, जब पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में हो, तो उस वक्त पृथ्वी पे जो ज्वार पैदा होगा, जो टाइड पैदा होगा, उसे स्प्रिंग टाइड, वृहत ज्वार कहते हैं। ऐसा कब कब होगा, पूर्णिमा को, जब चंद्रमा पूरा काला दिखे, सॉरी अमावस्या को जब चंद्रमा पूरा काला दिखे, फुल मून इसको कहा जाता है। न्यू मून जिसको कहा जाता है आपके पास में पूर्णिमा, जब चंद्रमा पूरा प्रकाशित हो। तो जब जब आपके पास में न्यू मून, पूर्णिमा, जब जब फुल मून, अमावस्या, ये दो चीजें आपको देखने को मिलेगी ना दोस्तों, तब तब हम ये कहेंगे कि सर आपको उसी दिन, देखो ज्यादातर जो है आपके पास में अमावस्या और पूर्णिमा को महत्व क्यों दिया जाता है। आपको पता है आपका शरीर भी जो है 80% 85% किसका बना है, पानी का बना है। पृथ्वी पे भी, समुद्र में भी बेसिकली क्या है, अधिकांश पानी है ना। हर जीव के अंदर, हर सजीव में अधिकांश पानी है। और इस अलाइनमेंट में जब आपके पास में स्पेसिफिकली देखा जाता है कि अमावस्या को और पूर्णिमा को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वृहद ज्वर, स्प्रिंग टाइड देखने को मिलने वाला है। और सोचो जो समुद्र के पानी को खींच सकता है अपनी तरफ, आप में भी 85% पानी है, हर जीव जंतु में। सो अमावस्या को और पूर्णिमा को कहीं न कहीं आपके भी बेसिकली जो है मूड स्विंग से, स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड माना जाता है इसको। देखो कई रिलीजन्स में पूर्णिमा को क्यों महत्व दिया गया है, उस वक्त बेसिकली जो है आपके ध्यान देने को, मेडिटेशन करने को, नमाज करने को, ईद को क्यों बेसिकली इतना रेस्पेक्ट दिया जाता है। क्रिश्चियनिटी के अंदर इसकी अलग इंपॉर्टेंस है, जुडाइज्म में इसकी इंपॉर्टेंस है ना, इस्लाम में इंपॉर्टेंस है, हिंदुइज्म में बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो कारण क्या होता है, सोचा है? नहीं तो सोचो अभी। ये तो हम ज्योग्राफी के एंगल से पढ़ रहे हैं, बाकी बातें कभी और करेंगे जब आप कभी और डिस्कशन में मिलेंगे। पर अभी हम लोग बात करते हैं कि सर जब भी पूर्णिमा हो, फुल न्यू मून हो, या फिर आपके पास में फुल मून, अमावस्या हो, जब चंद्रमा पूरा प्रकाशित हो या चंद्रमा पूरा बेसिकली आपको आकाश में नहीं दिख रहा, मतलब अमावस्या की रात है, अंधेरी रात है, ठीक है ना, उस वक्त बेसिकली जो है जब तीनों सीक्वेंस में अलाइंड होते हैं, तब तब वृहद ज्वर देखने को मिलते हैं। ज्वार भाटा उस वक्त जब आएगा, महीने में ऐसा 2 बार होता है, क्योंकि हर 15 दिन बाद में क्या होता है, या तो अभी जैसे पूर्णिमा है, 15 दिन बाद में चंद्रमा की कलाएं चेंज होगी, और एक पखवाड़े बाद में चंद्रमा पूरा नहीं दिखेगा, तो अमावस्या। तो हर 15 दिन में बेसिकली जो है हमको क्या देखने को मिलेगा, अमावस्या को, और 15 दिन बाद पूर्णिमा को, फिर 15 दिन बाद अमावस्या को, फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा को। मतलब एक महीने में 2 बार, एक महीने में 2 बार हमको स्प्रिंग टाइड देखने को मिलता है। पहला पूर्णिमा को, तो दूसरा अमावस्या को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। स्प्रिंग टाइड जब मून, अर्थ और सन तीनों एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो। ये मून यहां पे घूम करके यहां पे भी आ सकता है आपके पास में, यहां पे आ गया तो ये क्या हो गया, अमावस्या हो जाएगी उस वक्त, हमें दिखे भले ही नहीं। सर यहाँ पे पृथ्वी के सूर्य का जो है प्रकाश इसके ऊपर नहीं पड़ता। देखो चंद्रमा हमको दिखता है पूर्णिमा को, क्यों दिखता है, क्योंकि सर चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, और इसका प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंच रहा है, इसलिए हम पृथ्वी से देख पा रहे हो चंद्रमा आज पूरा दिख रहा है, कि तो कितना खूबसूरत दिख रहा है, पूनम की रात है। जबकि यहाँ पे होगा तो सर यहाँ पे सूर्य का पूरा प्रकाश इस पे नहीं गिर रहा, चंद्रमा का खुद का लाइट थोड़ी, खुद का प्रकाश थोड़ी, जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा तो क्या नहीं होगा, वहां से प्रकाश टकरा के वापस दिखेगा भी नहीं। और जब प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी तक, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रहा, तो हमको तो अंधेरा ही दिखेगा वहां पे। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। पर वह है तो सही ना, वो है तो सही ना, वो दिख तो रहा है, दिख नहीं रहा है पर उपस्थित तो है ना अमावस्या में वहां पे, तो है तो एक ही रेखा में, है ना। और जब भी एक ही रेखा में होते हैं तब तब वृहद ज्वर हमको देखने को मिलेंगे। और यहां पे आपको देखने को मिलने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जिसको हम लोग कहने वाले हैं स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड। ठीक है, तो अब निम्न ज्वार क्या होता है। निम्न ज्वार मतलब आपके पास में वृहद ज्वार
और निम्न ज्वार के बीच में देखो यहाँ पे है आपके पास में स्प्रिंग टाइड वाली सिचुएशन, और यहाँ पे है आपके पास में वृहद ज्वार वाली सिचुएशन। वृहद ज्वार में जब चंद्रमा आधा दिखेगा आपके पास में, है ना, पहला क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर की हम लोग बात कर रहे हैं ना, 7 दिन का होता है आपके पास में, 7 दिन में यहाँ पहुंचा पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर में अमावस्या हो गए, फिर 7 दिन में यहाँ पहुंचा ये तीसरा क्वार्टर, यहाँ पे वापस जो है आपके पास चंद्रमा आधा देगा, फिर यहाँ पे पहुंच गया 7 दिन में पूरा चंद्रमा जो है पूर्णिमा दिखने को मिल गई। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, चंद्रमा की कलाएं 7 दिन में 7 दिन में 7 दिन में 7 दिन में चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, वो भी पृथ्वी की क्या कर रहा है, चंद्रमा लगातार परिक्रमा कर रहा है। तो नीप टाइड कब आएगा, नीप टाइड 7 दिनों का बेसिकली जो है अंतर होता है, कि जब जब हमको पूर्णिमा दिखी, पूर्णिमा के 7 दिन के बाद में क्या आएगा, निम्न ज्वर आएगा। पूर्णिमा को क्या आया था, स्प्रिंग टाइड, वृहद ज्वर, ज्यादा अट्रैक्शन, पानी ज्यादा ऊपर उठेगा। अब क्या आएगा, नीप टाइड। नीप टाइड का क्या मतलब होगा, सर पानी उठेगा पर इतना ज्यादा नहीं, क्यों, क्योंकि इस बार सर मून भी पानी को खींच रहा है और इधर से सन भी थोड़ा पानी को खींच रहा है, राइट। तो इन दोनों के अंदर बेसिकली क्या होगा, अब सोचो 2 आदमी मेरे दोनों हाथ पकड़ के इस डायरेक्शन में खींचे तो बहुत जल्दी मैं इधर जाऊंगा, राइट। अब कोई मेरे को इधर खींच रहा है और एक आदमी मेरे को इधर भी खींच रहा है, भले ही सन की तरफ थोड़ा वीक फोर्स है पर मून मेरे को इधर खींचना चाह रहा है, पर अब क्या होगा आपके पास में, दोनों का डिवीजन हो गया। ऑपोजिट तो भले ही नहीं, ऑपोजिट भले ही नहीं, पर 90 डिग्री के ऊपर फोर्स जो है वो विभाजित हो चुका है। और जब 90 डिग्री पे फोर्स विभाजन हो चुका है आपके पास में, एक चीज इधर खींच रही है, एक चीज इधर बेसिकली अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या होगा, थोड़ा कमजोर होगा आपके पास में गुरुत्वाकर्षण बल, कमजोर होगा। हाँ, उस वक्त कहीं इनके ज्वार भाटा आएगा पर इतना स्ट्रांग नहीं आएगा जितना स्प्रिंग के टाइम, जब ना पूर्णिमा और अमावस्या को आएगा उतना नहीं, है ना। तो चंद्रमा का आकर्षण सूर्य से 2 गुने से भी अधिक होता है, तो मून जो है वो 2 टाइम ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। सन आपके पास में सपोज इसका 1x है, सपोज ये तीनों लाइन में है तो 3x गति से बेसिकली पानी को खींचेंगे। पर सोचो सर ये यहां पे है तो 2x, ये 1x, है ना, मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे तो ये 1x ही खींचेगा। तो यहां पे जब भी आपके पास में स्प्रिंग टाइड आया 3x फोर्स से पानी खींचा जाएगा। जब भी यहां पे खाली ये नीप टाइड आया 90 डिग्री पे, है ना, तो अब क्या होगा आपके पास में 3 माइनस कहीं कहीं यहां पे 3 था आपके पास, पर अब यहां पे क्या होगा 2x और ये है 1x, तो 2 माइनस 1 ओनली 1x की स्पीड से बेसिकली पानी खींचेगा। मतलब मैं ग्रेविटी का बता रहा हूं आपको, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे समकोण 90 डिग्री एंगल पे, राइट एंगल पे होता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या है, एक दूसरे के समकोणीय स्थिति। समकोण मतलब एक यहाँ पे है और दूसरा यहां से खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है तो दूसरा यहां से खींच रहा है, ठीक है ना। तो ये डिवाइड हो गया ना आपके पास में। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं, और चंद्रमा का आकर्षण सूर्य से 2 गुना होता है, और इससे होते हुए भी वह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है ना। 2 टाइम पावरफुल होते हुए भी बेसिकली वो खींच नहीं पाता है इसको अपनी तरफ, है ना। और इसके कारण चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के ज्यादा निकट है, तो फोर्स पड़ता है। वही वाली बात कही ना, एक तुम्हारा दोस्त जो है वो अमेरिका बैठा है, एक दोस्त पड़ोस में बैठा है, किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस, किसका ज्यादा प्रभाव रहेगा, पड़ोस वाले का। क्योंकि 365 दिन में से जो है कम से कम 65 दिन तो तुम जाकर के उसको अपना दुखड़ा सुनाते हो, और एक दोस्त जिसको खाली बैठा है, कॉलेज का है, स्कूल का दोस्त है, पर वो अमेरिका लंदन बैठा हुआ है तुम्हारा, अब तुम उससे खाली बर्थडे पे बात करते हो, एनिवर्सरी पे बात करते हो, या फिर कहीं न कहीं जो है महत्वपूर्ण अपने ईद पे, दिवाली पे, या कहीं न कहीं क्रिसमस पे याद कर लिया, बात खत्म। समझ में आई तुम्हें बात, चलो राइट। तो जो नजदीक है उसका फोर्स ज्यादा है, दूर है सन बड़ा है, पर पृथ्वी पे जो है उसका कहीं न कहीं ज्वार भाटा के संपर्क में खाली 1x फोर्स ही लगता है। ये समझ में आई बच्चा पार्टी आपको, हाँ। जब मून रहेगा तो सर पानी अट्रैक्ट करेगा, पर अगर सर सन यहां पे है लोकेटेड, तब क्या होगा गुरुजी, उस सिचुएशन के अंदर 90 डिग्री एंगल बन जाएगा और नीप टाइड आएगा। अब यहां पे उपभू और पेरिजी, बेसिकली इनको भी आपको टाइड्स की स्थिति में समझना है। क्या होता है जब पेरिजी और एपोजी सिचुएशन होता है, देखो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल चक्कर लगा रहा है, पर सर कैसे चक्कर लगा रहा है, कि जैसे ये अर्थ है और इसके एकदम यूं सर्कुलर फैशन में लगा रहा है, नहीं सर, ये जो अर्थ है इसके दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर ये चक्कर लगा रहा है। मतलब कभी जो मून है वो यहां पे है बहुत ही नजदीक, पर कभी जो है मून वो काफी दूरी पे है, आपके पास। समझ में आया आपको पास में। तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है कभी नजदीक है, नजदीक का मतलब क्या हो गया आपके पास में, इसको कहेंगे उपभू, उप मुख्यमंत्री के जस्ट नजदीक कौन सी पोस्ट, उप मुख्यमंत्री। समझ में आया, प्रधानमंत्री के जस्ट नजदीक
उप प्रधानमंत्री, पृथ्वी के सबसे नजदीक उपभू, भू मतलब पृथ्वी, अर्थ। तो महीने में एक बार ऐसा होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। उस स्थिति को जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? हम कहते हैं उसको उपभू कहते हैं। और सामान्य रूप से बेसिकली, अब हम पहले कह रहे हैं कि सर सूर्य से 2 गुने से भी ज्यादा बेसिकली चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। और सर महीने में एक बार तो ये भाई साहब बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं हमारे। तो उस वक्त क्या होगा? यहां पे असामान्य रूप से, असामान्य मतलब जनरली पानी उठता है 10 फीट, तो उस दिन 15 फीट पानी ऊपर उठेगा। तो यहां पे असामान्य रूप से उच्च ज्वार, और जब पानी ऊपर उठेगा तो वो नीचे भी तो जाएगा। और मैं कहूंगा कि सर एक बॉल को मैंने 15 मीटर ऊपर फेंका, अब वो 15 मीटर ऊपर गई है, पृथ्वी के ग्रेविटेशन के कारण क्या हुआ? 15 मीटर नीचे भी तो आएगी। तो सर पानी असामान्य रूप से जो है ज्वारीय गति भी करेगा, असामान्य रूप से उच्च ज्वार और असामान्य रूप से निम्न ज्वार भी देखने को मिलेगा। हाई टाइड लो टाइड दोनों ही अनयूजुअली हाइट के देखने को मिलेंगे। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है आपके पास में, तो यहां पे जो टाइडल फोर्स होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा लगता है। अब उपभू, अपभू, अपभू मतलब एपोजी। एपोजी क्या हुआ दोस्तों? एपोजी मतलब पृथ्वी सूर्य से काफी दूरी पे है, चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूरी पे है आपके पास में। तो सर जब चंद्र पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पे है, अपभू स्थिति पे है, तो ऑब्वियसली वीक होगा आपके पास में, है ना? गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होगा, दूरी के कारण कम होगा, और ज्वार भाटा का क्रम और ऊंचाई कम होगी आपके पास में। तो एपोजी और पेरिजी, एपोजी में इतना जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर पेरिजी अगर सिचुएशन हो गई तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा बेसिकली हाई टाइड और बहुत ही लो टाइड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो। तो एपोजी कब देखने को मिलता है? दिसंबर के आसपास में। पेरिजी कब देखने को मिलता है आपके पास में? है ना, आपको एपोजी देखने को मिल रहा है जून में, और पेरिजी है दिसंबर के अंदर देखने को मिलता है। एपोजी एंड पेरिजी। एपोजी के कारण क्या होता है आपके पास में? बहुत ही दूर है, मून छोटा दिखता है। पेरिजी के कारण क्या होता है? मून बड़ा दिखता है। तो आसमान में जो चंद्रमा बड़ा दिखने लग जाता है। बड़ा क्यों? अभी आप देखो, अभी मेरा हाथ आपको कितना दिख रहा है? छोटा दिख रहा है, क्योंकि बहुत दूर है। जब और आप कैमरे के कारण मुझे देख पा रहे हो। अगर मैं यही हाथ आपको जो है कैमरे के नजदीक लेता हूं, अब बहुत बड़ा दिख रहा है। रीजन समझ में आया? जो चीज हमारे ज्यादा नजदीक बड़ी दिखेगी पेरिजी, जो चीज जितना ज्यादा दूर छोटी दिखेगी एपोजी। एपोजी और पेरिजी समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, शाबाश, प्राउड ऑफ यू बच्चा।